हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्या क्लासेज में। आज आपको विद्या क्लासेज में यूनिट नंबर 4 पढ़ाई जाएगी। इस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध और आणविक संरचनाएं। प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं परंतु उनके पास पढ़ने के साधन नहीं होते। उनके पास कई बार फीस नहीं होती, ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ये विद्या की ओर से जो फ्री क्लासेस कराई जा रही हैं, आप इनका लाभ उठाइए और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको इनका भरपूर बेनिफिट मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। इसका यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आपको सह संयोजक बंध जो होते हैं इनके बारे में बताया जाएगा कि सह संयोजक बंध क्या होते हैं और किस प्रकार ये बनते हैं। ये सारी बातें आपको इस लेक्चर में कराई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं सह संयोजक आबंध। सह संयोजक आबंध। देखिए बच्चों, परमाणु के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से एक बंध बन जाएगा और उसी बंध को बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंध। प्यारे बच्चों, जो वैद्युत संयोजक बंध है इनके एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, और इन बंध से बने यौगिक होते हैं उन्हें सह संयोजक बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सह संयोजक बंध कहते हैं। मैंने बीच में वैद्युत संयोजक बंध बोला था, उसके लिए सॉरी। तो आपको दोबारा सुनना होगा इस चीज़ को कि जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। और इन बंध के द्वारा जो यौगिक बनते हैं सह संयोजक बंध से, सह संयोजक बंध द्वारा जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को
उन यौगिकों को सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे बच्चों यहां पर एग्जांपल देते हैं हम, ये बंध बनते कैसे हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन है और इस बंध का देखना, इस बंध को हम डैश लगाकर प्रदर्शित करेंगे। इस बंध को डैश लगाकर प्रदर्शित करेंगे। एग्जांपल लिया हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जब एग्जांपल लिया हमने, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। नोट मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन बराबर आपस में बराबर की साझेदारी करेंगे। तो यहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसे बोलेंगे H सिंगल बॉन्ड H सह संयोजक बंध। तो यहां क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हुई। तो उस इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से यहां एक बंध बना है और जिस बंध का नाम है सह संयोजक बंध। एग्जांपल एक और देखिएगा इसका बच्चों, O2 देखते हैं। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें मान लिया हमने डॉट, दोनों डॉट मान लिया। तो एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, साझा कर लिया इन्होंने दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है इन्हें, तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ पर जो बंध बनेगा इस प्रकार से बन का आएगा। ये यहाँ पर शेयरिंग हुई है, इसमें पूरे 8 हो गए। इलेक्ट्रॉनों की 2-2 की शेयरिंग हुई है ना, तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो इनके बीच बनने वाला बॉन्ड जो होगा सह संयोजक बंध होगा, परंतु O डबल बॉन्ड O लिखा जाएगा क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, इसलिए O डबल बॉन्ड O यहां पर लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। प्यारे बच्चों एग्जांपल एक और देखिएगा, N2। N का होता है 7 2 5, दूसरे N का भी 7 है 2 5। आपके चाहो तो क्रॉस मान सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनों को डॉट क्रॉस सर्किल से किसी से भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बताएंगे आपको, एक N के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने 2 रखे यहाँ पर, 3 रखे सामने की ओर। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन है, 2 पीछे की ओर, क्योंकि ये 3-3 की शेयरिंग करने जा रहे हैं तभी अपने 8 पूरे करेंगे। यहाँ पर जब शेयरिंग होगी, N के पास 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे N के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के पीछे आ गए। तो जब शेयरिंग करी, इसके पूरे 8 हो गए, इसके पूरे 8 हो गए। तो जब शेयरिंग हुई तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई जा रही है। यहाँ पर जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई जा रही है तो इसका मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो उतने ही बंध बनते हैं। 3-3 की शेयरिंग हुई है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, 2-2 की होती तो 2 बॉन्ड बनते। और देखिए एग्जांपल, CH4 है, तो CH4 में कैसे दिखाएंगे शेयरिंग? कार्बन का 6 होता है 2 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है 1। इसे क्या मान लोगे? डॉट। इसे मान लोगे क्रॉस। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। कार्बन का डॉट मान रखे, 4 है इसके पास, चारों हमने लगा दिए। हाइड्रोजन क्या मान रखे हमने? क्रॉस। इस हाइड्रोजन का यहाँ लगा देंगे, इस हाइड्रोजन का यहाँ, इस हाइड्रोजन का यहाँ और इस हाइड्रोजन का यहाँ। अब इनकी शेयरिंग दिखाएंगे करते हुए, 2 इलेक्ट्रॉन,
अब कार्बन के पूरे, तो यहां पर ये एक कंपाउंड बना, इसके अंदर जो बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहां पर सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहां पर चारों ओर सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर दी गई और यहां पर एक कंपाउंड बनाया गया। बच्चों NH3 ये कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का बनाएंगे जब NH3 होगा। N के पास कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं इसके पास? 1 डॉट क्रॉस, तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा लेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 1 2 3, 2 बच जाते हैं इसके पास शेयरिंग करने से। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? देखो पूरे 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके पास 8 हो गए पूरे। तो यहाँ पर N बनाएगा 3 प्रकार के सह संयोजक बंध और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इसके क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। तो इसकी कौन सी प्रकृति होगी? यहां पर ये क्षारीय। तो लुईस बेस का काम करता है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या काम करता है? लुईस बेस PH3। P के पास होता है 15 2 8 5, H के पास होता है 1, इसे मान लिया डॉट, इसे मान लिया क्रॉस। अब P 3 दिशाओं में हाइड्रोजन आ गए, P के पास इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम, अब 2 इलेक्ट्रॉन P के रख दिए। अब रखो इलेक्ट्रॉन किसके? H के। ये इलेक्ट्रॉन H के आ गए। अब बनाते हैं इनका हम ऑक्टेट, ये 2 हो गए पूरे। अब ये यहां पर ये भी लुईस बेस का काम करेगा क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी लुईस बेस का काम करते हैं। अब देखते हैं H2S, S का होता 16 2 8 6, H का होता 1, इसे मान लीजिए डॉट, इसे मान लीजिए क्रॉस। S दोनों साइडों में हाइड्रोजन लगा दीजिए। H के पास 6 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4 5 6, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, H के इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए इस वाले से, दो दो। इनका ऑक्टेट कंप्लीट करिएगा। इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये 8 हो गए। तो यहाँ पर H के पास 2 तो बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड, इसके पास 2 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है? लुईस बेस की तरह कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी। अब थोड़ी सी और बातें सीखते हैं कि और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी। यदि हमसे कहा जाए कि आप H2SO4 की
लुईस संरचना बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो लिख दो इनके एटॉमिक नंबर सबके। ओ का हो गया 8, 1 2 8 6 2 6, डॉट मान लिया, क्रॉस मान लिया, या इसे मान लीजिए आप, इसे मान लीजिए क्रॉस। ये कर दिया हम लोगों ने। इनमें अकेला एटम कौन है? सल्फर। देखिए बीच में ऑक्सीजन के 4, चारों ओर ऑक्सीजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पर आएगा, कहीं भी किसी भी कोने पे लगा सकते हैं आप। इसके बाद हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसके बाद दे दीजिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्रॉस माने थे हमने, दो 2 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के कौन से माने थे हमने? सल्फर के माने थे सर्किल। 1 2 1 2, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो में इसके इलेक्ट्रॉन लगाने हैं ना, वो ऐसे लगाने हैं आपको, ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाने हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं वो यहाँ आ जाएंगे, 1 2 1 2, अब आ जाएंगे। अब इसके बाद इनकी कंप्लीट करिए। सल्फर के 8, 2 2 4 2 6 2 8, सल्फर कंप्लीट। इसके बाद करिएगा ये वाला ऑक्सीजन कंप्लीट, फिर करिएगा आप ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट। अब करिएगा ऑक्सीजन कंप्लीट, ये O, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बन के आती है इसकी। इधर सह संयोजक बंध के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, नीचे एरो आएगा, यहाँ बनेगा उपसह संयोजक बंध, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में केवल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले किसी से नहीं रहा, तो ये शेयरिंग कहलाएगी उपसह संयोजक बंध। यहाँ पर ये क्या है? उपसह संयोजक बंध, और ये भी क्या है? उपसह। अब बाकी ये सब क्या है? सह संयोजक है, सह संयोजक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। H3PO4, H का 1 हो गया, P का 15 हो गया,
ऑक्सीजन का 8 हो गया डॉट। अब इनमें अकेला कौन है? पी रखो मिडिल में। कितने ऑक्सीजन है? 4। चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। कितने ऑक्सीजन के डॉट हैं? तो पहले आप तीन तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। 3 हाइड्रोजन भी है, 3 हाइड्रोजन है, 3 साइडों में हाइड्रोजन लगा दीजिए। इतना काम करने के बाद अब इनके इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओ के कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। और एच के थे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। एच के 1 थे, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। कितने थे ऑक्सीजन के? कितने थे? अब देखो पी कितने? पी के हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5। 1 2 3, 2 से देंगे क्योंकि इसके बाद हाइड्रोजन नहीं है। अब कितने बचे ओ के पास? हमारे पास ओ के पास इलेक्ट्रॉन है 6। 2 यहाँ देंगे, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। ऐसे ही यहाँ पर 2 ऊपर 2 नीचे, 1 इधर 1 इधर। ऐसे ही यहाँ पर 2, ऐसे ही यहाँ पर 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अब इन्हें पूरा करिएगा। 2 हाइड्रोजन के हो गए पूरे, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 8 ऑक्सीजन के हो गए, 8 ऑक्सीजन के हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए। ये बन गया H3PO4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बन गया इसका संरचना सूत्र। NH4Cl का कैसे बनेगा? NH4Cl की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? कैसे बनेगी NH4Cl की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? देखिएगा ध्यान से। N का कितना होता है? 7। कितना होता है? H का 1 और Cl का होता है 17। कितने हाइड्रोजन है चारों तरफ इसके? 4 हाइड्रोजन है। अब क्या करा N ने? N के इलेक्ट्रॉन थे 5, डॉट मान लीजिए, इधर क्रॉस मान लीजिए, इसे चले जाएंगे। N के 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। H का 1 इलेक्ट्रॉन था, H इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन था H का, 1 2 1। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसने जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो इनके पूरे 8 करिएगा पहले, इनके 2 हो जाएंगे और नाइट्रोजन के पूरे 8 हो गए हैं। जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, इसने वो इलेक्ट्रॉन Cl को बचा दिया। अब Cl के पास जो रह गए 2 2 4 2 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन जो Cl के पास आया वो आया जो हाइड्रोजन दिया था Cl को। 2 2 4 2 6 एक साथ हो गए, तो हाइड्रोजन ने कौन से दिया था Cl को? क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ बॉन्ड बनेंगे, इधर हाइड्रोजन, यहाँ एरो आएगा, नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ Cl निगेटिव आएगा। ये बनेगा। तो इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड बने। 3 तो ये वाले तीनों सह संयोजक, ये वाला उपसह संयोजक, और ये आयनिक बॉन्ड बना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बॉन्ड इसमें आपको दिखाए गए हैं, सह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध और आयनिक बंध।
तो ये थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ बताई गई। अब कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव वैल्यू कर लेते हैं हम। देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि भाई आपको NH4 पॉजिटिव की बनानी है तो NH4 पॉजिटिव की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 7n25 H का 1, ये डॉट, ये क्रॉस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, N चारों ओर हाइड्रोजन हो गए हैं, यहाँ इसमें हमने N के मान लिए डॉट 1 2 3 4 5, H का मान लिया हमने क्रॉस, H के आगे हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ पर जब बनेगी स्ट्रक्चर ये बन पाएगी। इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बदले में इसे एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा और इसकी अब संरचना ये बन कर आएगी। ये बनी है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसकी क्या बन गई है, संरचना। अब एक निगेटिव को और देख लेते हैं बेटे। ये आ गया सल्फर ऑक्सीजन, डॉट इसे क्रॉस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी हैं। कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। सर्किट मान लो, सल्फर बीच में रख दिया तो सल्फर के कितने थे, डॉट थे, 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन के, 6 क्रॉस है, 2 2 4, 2 और 2 4, 1 5, 2 2 4 1 5। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, एक यहाँ लिया है। साथ में अब 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर जो दे दिए एक्स्ट्रा वाला दे दिया, निगेटिव वाला। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया हमने, ये निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। अब इस वाले सल्फर ऑक्सीजन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन और हैं, यहाँ आ जाएगा आपके पास अब H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके। तो हमने भी H के कितने यूज करें, 4 5 6। अब यहाँ क्या जाएगा, सल्फर के पास 6 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के पास 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ 2 यहाँ लगा लो, ऐसे ही 2 इधर 2 इधर 2 इधर। अब ये कितना हो गया इसका, पूरे 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, और ये कितने हो गए, पूरे 8 हो गए ये वाले भी। अब ये जो निगेटिव चार्ज हैं जो हमने लगाए थे ये वाले, अब इन निगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाकर आप यहाँ शो कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा, S ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और 2 निगेटिव यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें इस प्रकार से आप इसका बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों। इसमें 2 उपसह संयोजक बंध है। अब आता है प्यारे बच्चों उपसह संयोजक बंध। हाँ, इनके जो सह संयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं, सह संयोजक यौगिक की विशेषताएं
भौतिक अवस्था, ये ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, ये द्रव में भी हो सकते हैं तथा गैस, तीनों अवस्थाओं में ये यौगिक मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, इन यौगिक गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, परंतु ये कहीं कहीं गलत भी साबित है। कम होते हैं परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे हीरा है, हीरे का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ग्रेफाइट है, इनमें सहज संयोजक बंध होते हैं परंतु ये क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर सहज संयोजक बंध होता है, उसके बाद भी इनके क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा आता है जल में विलेयता। जल में विलेयता, तो ये जो यौगिक होते हैं, ये यौगिक सहसंयोजक जो है जल में विलय होते हैं, विलय नहीं होते। तो इनमें क्या होता है, ये यौगिक जल में विलय होते हैं कि ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, चीनी हुई, जल में विलय होते हैं। तो ये यौगिक जल में विलय होते हैं, परंतु कुछ यौगिक जल में घुलने के बाद आयन भी दे सकते हैं। HCl एक सहज यौगिक है, फिर भी जल में विलय है, क्योंकि वह जल के साथ, कुछ यौगिक वैसे होते हैं, चीनी है सहज संयोजक यौगिक जल में विलय है। वैसे मुख्यतः सहज संयोजक यौगिक जल में विलय होते नहीं है, परंतु कुछ हो जाते हैं जल में विलय। HCl हुआ, सुक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, क्योंकि ये जो है ना जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए जल में घुल जाते हैं। इसलिए HCl हुआ, HCl हुआ, CH3COOH हुआ, ये भी जल में विलय होते हैं। तो इस प्रकार से सहज संयोजक यौगिकों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए। अब आता है इसमें एक उपसहज संयोजक यौगिक। उपसहज संयोजक बंध क्या होते हैं? उपसहज संयोजक बंध कौन से होते हैं? प्यारे बच्चों, उपसहज संयोजक बंध होते हैं जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस प्रकार से होती है कि साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं।
तो इस बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध, और इस बंध को हमेशा एरो लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एरो जो है दाता से ग्राही की ओर लगाया जाता है, दाता से ग्राही की ओर लगाया जाता है एरो। तो यहाँ पर ये था उपसहसंयोजक बंध। तो आपने इलेक्ट्रॉन देने वाले को दाता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ग्राही बोलते हैं। तो आपने एग्जाम्पल पीछे देखे थे, NH4 पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखा था आप लोगों ने। जब हम हाइड्रोजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करें तो एक जगह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ कौन सा बंध बना था? ये उप सह संयोजक बंध बना था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए किसे? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बंध बना था। एग्जाम्पल देखो, आपने लिखा था H2SO4, उसमें सल्फर, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था। परंतु यहाँ पर जो ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन जो था ये इस प्रकार से जोड़ा था हमने। तो ये दोनों ही क्या थे? इसके उपसह संयोजक बंध थे। उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध थे। तो बच्चों इस प्रकार से उपसह संयोजक बंध पूरे हुए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगली बातें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उसमें आपको बहुत सारी अन्य बातें बताई जाएंगी, फॉर्मूला बेस क्या होता है, इससे संबंधित बातें आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इन सभी लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, और अभी इन लेक्चर से जो आपको ज्ञान मिलेगा उसका लाभ आपको मिलेगा परीक्षाओं में। जब आप परीक्षा देंगे तो इन लेक्चर से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लेक्चर खुद देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप इन सब लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और इन सभी का लाभ उठाकर आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।